हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास की पेडागोजी की आपकी सीरीज चल रही है। यहाँ हम आपको 400 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह आपके पूरे होने वाले हैं। आपके 271 से हम यहाँ चलेंगे। यह आपकी तैयारी चल रही है। टीचर के लिए आप पढ़ें और आपका एमपी टेट हो, सी टेट हो और यूपी टेट हो तो आप अच्छे पढ़ सकते हैं। और भी अन्य राज्य के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बाल विकास पेडागोजी आपके लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे हम शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। जो शिक्षा है हमारी, उसके दो प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, ये हमको देखना है। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसके कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। आप देखेंगे यहाँ पर कि हमको क्या करना है। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य, ये आपके 4 ऑप्शन में से हमें 2 प्रमुख उद्देश्य चाहिए, क्योंकि पेडागोजी में ये मोस्ट चीज होती है कि प्रमुख क्या चीज है। यहाँ देखेंगे आप, राइट इसका ऑप्शन होगा आपका, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। जो विषय वो पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मानसिक विकास बच्चे का सही होना चाहिए। ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में जो शिक्षा है वो फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था कि विकास, किसका विकास किया। जो फ्रोवेल थे उन्होंने व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लिटिल स्कूल। आप राइट ऑप्शन है आपका किंडरगार्टन। ध्यान करना आप, फोरवेल, फोरवेल से आप याद कर सकते हो। किंडरगार्टन मतलब गार्डन, वो किसका, छोटे छोटे बच्चों का एक गार्डन, ऐसा स्कूल उन्होंने खोला फोरवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्रकृति की, प्रकृति मतलब अपन ने ना बनाया हो और ऐसा प्रकृति के हो तो क्या होना चाहिए, बालक। बालक बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी भावना भी यही कहती है कि मुझको ऐसे पढ़ाओ या ऐसे मैं केंद्र में होना चाहूँ। जब मैं एक आवाज दूं तो माँ मेरी सुन ले, एक आवाज दूं तो पापा मेरी सुन ले, मेरी हर बात मानी जाए। तो ये प्रकृति से ही ऐसे बच्चे का ऐसा नेचर होता है। तो यही बोला है कि इसके कारण है बाल केंद्र शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना। अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए प्राइमरी तक उनमें व्यवसायिक कौशल का विकास नहीं करना। ऐसा ऑप्शन आए तो आप इसे अलग कर सकते हो। विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, ये थोड़ा ठीक है और ऑप्शन पढ़ के पता चलता है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। आपका देखेंगे सामाजिक चेतना, परीक्षा के लिए अकेला तैयार नहीं करना। बच्चे का शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चा तर्क करना सीखे, बच्चा की चेतना जागृत हो, बच्चा जिज्ञासु हो, बच्चा समाज में एक अच्छा व्यवहार बनाना सीखे। बच्चा ऐसे जो डिग्रियां हो जाती हैं तो डिग्रियां लेके तो गले में टांग के तो फिरते नहीं है हम और आप कि भाई हम इतनी डिग्री पढ़े हैं, हम पढ़े हैं। अब इंसान का व्यवहार ही बोलता है, इंसान का उठना बैठना चलना बात करना, धैर्य इंसान का, उसमें कितनी तर्क है या समस्या समाधान करने की क्षमता है, और व्यवहारिक जो है वो ही बोलता है। तो वो ही कहते हैं कि लोग ये पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो जरूरी है। तो इससे आपका ये ऑप्शन सही रहेगा डी, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। इसी में सामाजिक चेतना इसी में आ जाएगी। जब व्यवहारिक अच्छा होगा बच्चा समाज में तो चेतना भी समाज की होगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। रटने पर नेगेटिव माना है, मगर कुछ चीजों को लर्न करना पड़ती है, समझना पड़ती है। बस यहाँ पर समस्या का हल करना ये बिल्कुल सही है, करके सीखना ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसको अपन रटने को ना लगाया जाए तो फिर आपका ये सही होगा, करके सीखना। करके जब बच्चा सीखेगा तो इसी में बच्चे का समस्या का हल करने पर भी जोर हो जाएगा। कहीं यहाँ एक अच्छा ऑप्शन होता तो डी राइट हो जाता ये सभी, इसलिए ए सही है, करके सीखना। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय सिफारिश,
ये आपसे कहा है एनसीईआरटी में कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों को कुल गृह कार्य कितना देना चाहिए घर पे करने के लिए। तो आप देखेंगे जो हमारे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, मिडिल के, 8 से 6 से 8 तक के, तो उन्होंने तो ये कहा है कि 6 से 8 तक होमवर्क ही मत दो बच्चों को। जो भी कराना है यहीं कराओ बच्चों को, यहीं समझाओ, सिखाओ और बच्चों को कराओ और करके सीखेंगे। प्रयोगशाला वाले स्कूल को प्रतिभाशाली स्कूल माना है, अच्छा स्कूल माना है। तो उत्कृष्ट स्कूल माना है, इसलिए सिर्फ 10 और 12 बच्चे को मात्र 2 घंटे प्रतिदिन इतना होमवर्क देना है 2 घंटे, मगर बच्चों को बेचारों को इतना याद करने रहता है, P1 के पेपर, P2 के पेपर और लिख के देना पड़ता है, बहुत पढ़ रहे बच्चे। कितना भी हो जाए पुरानी पद्धति बदलने में बहुत समय लग जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए है 2 घंटे। हमें जो एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीएम में लिखा है, वो क्वेश्चनों को पढ़ना है, अपनी भावनाओं को नहीं सोचना है। नहीं, हमारे यहाँ कुछ और चल रहा होता है, हम वही सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण? यह विद्यार्थियों को उत्तीर्णीय एवं अनुत्तीर्णीय समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ऐसा नहीं है एक बच्चे पर लेबल लगा दो कि तुम पास हो, फेल हो, बस इसके लिए गलतियां नहीं। गलतियों से क्या होता है, बच्चा करके सीखता है। ये अध्यापकों के द्वारा बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका है, अच्छा नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। बस गलतियों का मतलब बच्चा सीख रहा है उनसे। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों की पहचान किस में सहायता करती हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए नहीं, बच्चा गलतियों से सीखता है। सी ऑप्शन राइट है। यह बच्चों के लिए विचार, जो विचार हैं बच्चों के, जो यह क्या है, जो बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि मतलब अंदर से अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बच्चा अंदर से मजबूत होता है, अपनी अंदर से दृष्टि खुलती है। वो कहते हैं ना तीसरी आंख खुल गई, वो तीसरी आंख का मतलब यही होता है कि समझदारी आ गई। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? लैंगिक केवल मुद्दों को, सभी स्तरों के विद्यार्थियों को, लैंगिक व किशोर दोनों को, केवल किशोरों को। केवल तो अलग ही हो जाएगा, केवल केवल आप वो है अलग कर दो। हमें पूछा है सामाजिक अध्ययन, जहाँ समाज की बात आएगी वहां जी तो बात समझ में आ जाएगी, वहां बहुत सारे लोगों की बात आएगी। तो आप देखेंगे सभी स्तरों के जो विद्यार्थी हैं, जब सभी स्तरों के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में लिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो समावेशी कक्षा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बच्चे सभी प्रकार के बच्चे सीखेंगे पढ़ना यहाँ पर। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, सामाजिकता। एनसीएफ 2005 को प्रोत्साहित करता है समावेशी, एकीकृत, नियमित, विशेष। आप देखोगे एनसीएफ 2005 को प्रोत्साहित करता है, सबसे ज्यादा इनने जोर दिया समावेशी कक्षा पे, जो समाज को एक साथ बैठा के बच्चों को पढ़ा सके सामाजिक क्लास पर। राइट ऑप्शन आपका ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाल्य आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। ये कहाँ उपयोगी है? तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपयुक्त सभी। यहाँ देखेंगे क्या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि साल आधारित सतत एवं, जो साला से आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सतत मतलब सभी प्रकार का, व्यापक मतलब बहुत बड़ा। जो मूल्यांकन है वह उपयोगी किसके लिए है? ये मूल्यांकन नियमित करने के लिए भी है, जांचने के लिए, तनाव कम करने के लिए। बच्चों को छोटा छोटा करके पढ़ा देते हैं और बच्चे का खेलने का, कूदने का, सभी के बच्चे को नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा,
इनमें से सभी। क्या पूछा था कि राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 वह बहुभाषीय को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। सही है, ऐसा एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक क्या करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सर से डरे नहीं। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे ना छूट जाए। जैसे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बच्चा मातृभाषा हिंदी है, तो बच्चा हिंदी से छूट रहा है, उसे नहीं आ रही, तो उसे भी पहले उसकी मातृभाषा में चीजों को समझाना, उनसे लेकर सिखाना, मातृभाषा से लेकर बालकों को अपनी विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, बच्चों को विश्वास दे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रिमासिक मूल्यांकन, उक्त में से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं। आपको पता है वार्षिक मूल्यांकन, त्रिमासिक मूल्यांकन, सभी मूल्यांकन जब सतत मूल्यांकन होगा तो इसी के अंदर आ जाएंगे, तो सतत मूल्यांकन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, किस बात की बातचीत की गई? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित पर हो, गलत है। अभी पहले शैक्षिक केंद्र था, विषय केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित हो गया है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, नहीं, बाल केंद्रित ही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, तो ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी बढ़ती है, इसकी रचना भी बढ़ती है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो सम्मिलित हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। बहुमुखी विकास मतलब सब प्रकार के बच्चा बोलना भी सीखे, मंच पे खड़े होकर रीडिंग करना भी सीखे, राइटिंग करना भी सीखे, लर्न करना भी सीखे, मतलब पढ़ना भी सीखे, लिखना भी सीखे, बोलना भी सीखे, फिर करके भी सीखे, प्रोजेक्ट विधि भी सीखे, तो सब चहुमुखी मतलब चारों तरफ से बच्चे का विकास होगा। बच्चा खेलना कूदना, बच्चा नहीं पढ़ना जानता है, कोई याद उसके आगे शर्मा जाए, ऐसा नहीं होगा। चहुमुखी विकास बच्चे का होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा शिक्षा देना ये जरूरी नहीं है, हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, इसलिए यह पूछा था, इनमें से कोई नहीं, इसलिए ये सही है। बच्चे की जो मातृभाषा है उसमें भी बच्चे को ऐसा अनिवार्य नहीं है कि बच्चे को इंग्लिश ही अंग्रेजी ही पढ़ना है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के ऐच्छिक उपयुक्त सही है। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक नहीं हो सकती है, प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं है। यह राइट ऑप्शन आपका जो एनसीएफ ने कहा है, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होना चाहिए बच्चे के लिए, राइट ऑप्शन आपका ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता और विश्वसनीयता। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? सभी उत्तम परीक्षण है और ये भिन्न है। वस्तुनिष्ठता आपको पता है एक उत्तम परीक्षण है। वस्तुनिष्ठता में सबके लिए एक मतलब ऑप्शन बराबर ही रहेंगे, नंबर ऐसा नहीं है कोई ने 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा, कोई ने या तो 1 नंबर बनेगा या 1 नंबर जाएगा या आएगा। वैधता भी सही है, विश्वसनीयता होना चाहिए, अभी क्षमता इससे संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, हमसे यह नहीं पूछा था, सबसे भिन्न पूछा था, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य विधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्य विधि
रचना आत्मिक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, निधानात्मक मूल्यांकन का। मध्यविधि, मध्य की बात कही गई है और मध्य जो परीक्षा का एक उदाहरण है वो योगात्मक मूल्यांकन में होता है, जो सभी परीक्षाओं का योग होता है जो वार्षिक परीक्षा में, उसमें ये आपका आएगा योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी टेट सीरीज चल रही है, आपके 400 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित है। छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, उपयुक्त सभी छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, दैनिक भी होना चाहिए, छात्रों का नियमित मूल्यांकन भी होना चाहिए, कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, प्राप्त अंकों की बारंबारता, गणना की समरूपता और मापन का उद्देश्य। किसमें विश्वसनीयता की अवधारणा बताई गई है? राइट ऑप्शन होगा आपका प्राप्त अंकों की बारंबारता। कि आपको विश्वसनीयता कब होगी? जब आप कोई क्वेश्चन को कोई निर्देश दिया है, कोई मापन कर रहे हो, सब इसी में आ जाएंगे। गणना करना, मापन करना, निर्देश देना, वस्तुनिष्ठता इसी में ही आ जाएगा। जब आपको कह रहे हो कि कोई क्वेश्चन है उसे बार बार आप उसे चेक कर रहे हैं और उसके जो प्राप्त अंक है वो वही का वही आ रहा है, समान उसका आंसर आ रहा है, तो विश्वसनीय है। जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन है वो विश्वसनीय है। क्योंकि ऐसा नहीं है किसी ने और ने चेक किया तो और आ गया, किसी ने और ने किया तो और आ गया। जब कोई चेक कर ले उसके वही अंक आ रहे हैं तो यह विश्वसनीय है। यह प्राप्त अंकों की बारंबारता, वो प्राप्त अंक है जो बार बार वही के वही आ रहे हैं। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्टर में विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्रति विवरण होना चाहिए। विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपने किसी कार्य को दिया और बच्चे उससे आनंद ले रहे हैं, अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माण आत्मिक प्रकार का कार्य, समस्या आत्मिक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास का कार्य। देखो समस्या आ रही है बच्चे को तो आनंद नहीं आएगा, निर्माण करना बच्चे को इतना आनंद नहीं आएगा, उपभोक्ता तो कुछ इसमें है नहीं है। ड्रिल और अभ्यास, यह थॉर्नडाइक वाला हुआ है। थॉर्नडाइक ने कहा है ड्रिल और अभ्यास। बच्चा कोई चीज को उसने पहले कर लिया और फिर बाद में उसका और अभ्यास कर रहा है, उसे अच्छा लगेगा। आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आपने एक बार साइकिल चलाना सीखी, फिर आप उसे बार बार चलाओगे तो आपको मजा आएगा उसमें। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब परीक्षा को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा है कि जब बालक परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब परीक्षा, जब सही बच्चा क्या कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीयता। उसमें विश्वसनीयता है, बच्चा सही कार्य कर रहा है, विश्वसनीयता। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, मतलब उन्हें बहुत बड़े बड़े कार्य किए होते हैं, वे जब बहुत कठिन कार्य को सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं?
वे आसानी से थक जाते हैं, उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, उनमें उच्च स्तरीय चिंता होती है, उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा, यह हम यहाँ देखेंगे। उनमें क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति में वो करते हैं बहुत, मगर यहाँ वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या है कि उनमें उच्च श्रेणी के कार्य कुशल करने की आवश्यकता है। अभी वो पूरी तरह से कुशल नहीं है, ये उन्हें उन्हें बड़े-बड़े काम करे हैं, उच्च स्तरीय कार्य करे हैं, मगर उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता आज भी है, इसलिए वो कहीं न कहीं हार रहे हैं। उन्हें और अभ्यास की ज़रूरत है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सीखने के लिए आकलन अभी प्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने का प्रयोग जन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। सीखने के लिए आकलन क्या होता है? विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन एक गतिविधि होती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र प्रदर्शित करता है? प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक न्यूनतम पद्धति का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता परीक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन करना है? एक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए एक ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है? कौन सा? उपचारात्मक। उपचार किसका किया जाता है? जो बीमार होता है उसका उपचार किया जाता है। तेजी से सीखने वालों के लिए, धीमे सीखने वालों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, रचनात्मक सीखने के लिए यहाँ उपचार की बात चल रही है। तो ये भी प्रतिभाशाली बालक है, ये भी प्रतिभा। रचनात्मक बालक है, प्रतिभा। तो धीमी गति से जो बच्चा सीख रहा है उसे उपचार की आवश्यकता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल कागज पेंसिल जांचें द्वारा आकलन। कागज और पेंसिल के जो जांचें हो रही हैं कागज पेंसिल के द्वारा हो रही हैं उसे क्या कहेंगे? समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है। केवल किससे हो रही है? केवल उसकी कागज और पेंसिल से ही आकलन किया जा रहा है। कागज और जब पेंसिल से आकलन किया जाएगा तो उसमें क्या हो रहा है देखना है। आकलन को सीमित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ बच्चे का खेल खिलाकर खेल के नहीं देखा जा रहा, यहाँ बच्चे को प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं देखा जा रहा, प्रोजेक्ट नहीं बनवाया जा रहा। सिर्फ कागज और पेंसिल से जो पेपर हुआ है उसी का, जो पहले यही तो होता था, जो हमारी पुरानी पद्धति थी 2005 से पहले, तो कागज और पेंसिल का ही द्वारा आकलन होता था। अब आकलन एक कौन सा आकलन है? सीमित आकलन कर देता है, ये सतत और व्यापक आकलन नहीं कहलाता है। इसे डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन केवल आएगा, नहीं होगा। केवल संकल्पनात्मक आकलन ये भी नहीं होगा, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक आकलन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विविध प्रकार की रणनीतियां को प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग होना चाहिए। अभी हमने देखा कि कागज पेंसिल अकेले से आकलन होगा, उसी में तो आकलन हो जाएगा। बच्चे का आकलन सब तरह से आकलन होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों के मूल्यांकन को, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं
आत्मिक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है? इसमें संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, मनोगात्मक हो, व्यापक का मतलब है पूरा, पूरा हो, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब परीक्षाएं समीप हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोर्स को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए? ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। कुछ चिन्हित प्रश्नों को हल करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। ऐसी कोई हेल्प या मदद नहीं, ऐसी नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आपके ये हुए 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।